अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज बड़े दिनों के बाद कोई एक अच्छी खबर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी है और ये खबर जो है ये यकीनन इमरान खान साहब के लिए भी बड़ी बाइसे फरहत, बाइसे इत्मीनान होने वाली है। तो इसके हवाले से भी जो है आज तफसीली बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जस्टिस याह्या अफरीदी का, उनका आगे का क्या प्लान है, बज़ाहिर क्या नज़र आ रहा है, क्या वो कोई हलफ उठाने जा रहे हैं। एक बात, दूसरी बात ये कि अगर वो हलफ उठाने जा रहे हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब वो क्या करने जा रहे हैं, उनका लाहेमल क्या है, क्या वो रिज़ाइन करेंगे या फिर वो इसी तरह काम करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का माहौल क्या है, इससे मुतालिक भी बड़ी दिलचस्प इत्तलात आ रही हैं। ये सब कुछ भी आपके सामने रखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी एक अच्छी खबर जो फाइनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अरसे के बाद मिली है, और पिछले कुछ अरसे में तो कुछ ज़्यादा ही उनके लिए नेगेटिव खबरें आ रही थी। तो एक खबर जो उनके लिए अच्छी आई है वो ये कि फाइनली बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत मंजूर हो गई है तोशा खाना 2 केस में, और ये वाहिद केस था जिस पे वो गिरफ्तार थीं और अब उनकी रिहाई के अहकामात भी जारी हो चुके हैं। जब तक कि मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त तक मुमकिन है कि जब आप देख रहे हो तो रिहाई भी हो चुकी हो या होने वाली हो, क्योंकि अब इसके लिए प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। रोबकार जमा कराई जा रही थी और इंतजामात किए जा रहे थे उनकी रिहाई के हवाले से। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने उनकी ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर समाअत की। ये दरख्वास्त कोई 10-12 दिन पहले भी लगी थी उनकी अदालत में, और उस वक्त भी कभी इम्कान था कि ज़मानत हो जाएगी। तमाम जो कानूनी माहिरीन हैं और जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसी बात का इंदिया दे रहे थे, लेकिन फिर अचानक से जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब बीमार पड़ गए और उन्होंने बताया कि उनको डेंगू हो गया, जिसके बाद एक तवील छुट्टी उन्होंने ली और इस दौरान फिर काफ़ी कुछ हो गया। एक तो आपने देखा कि बीच में ये एससीओ कॉन्फ्रेंस थी, उसकी वजह से अदालतें भी बंद रहीं। फिर आइनी तरमीम का मामला जो शुरू हुआ वो भी फाइनली अब अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो जिसके बाद अब फाइनली जब दोबारा ये केस उनकी अदालत में लगा तो काफ़ी इस बात के इम्कानात रोशन थे कि अब बुशरा बीबी साहिबा को ज़मानत मिल जाएगी, और ऐसा ही हुआ, उनको ज़मानत मिल चुकी। तो 9 मई के केसेस जो उनके ऊपर डाले गए थे वो तो सारे बिल्कुल ही बोगस और बकवास थे। फौरी तौर पर उसमें बरियत हो गई, और उसके अलावा जो उससे पहले तोशा खाना 1 केस था उसमें ऑलरेडी आपको पता है कि सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इद्दत केस जो है वो अपनी मौत आप मर चुका है। तो ये सारी चीज़ों के बाद अब इनके पास कोई और जवाज़ नहीं है फ़िलहाल तो बुशरा बीबी को इस कैद में रखने का। जो एक केस उनके ऊपर अभी चल रहा है स्टिल वो है अलकादिर ट्रस्ट केस, और जो 190 मिलियन पाउंड केस है, और उसमें भी कोई सर पैर नहीं समझ में आता कि बुशरा बीबी साहिबा उसमें किस तरीके से कोई बेनिफिशरी हैं, क्योंकि ना तो वो वज़ीर आज़म थी कि जिन्होंने कोई बंद लिफाफे में कोई साइन करवा लिया जिसकी वजह से, चलिए इमरान खान पे तो आप तहकीकात कर रहे हैं लेकिन बुशरा बीबी पे क्यों कर रहे हैं, इसकी कोई बात समझ नहीं आती। सिर्फ इसलिए कि अलकादिर यूनिवर्सिटी जो बनी है वो जिस ट्रस्ट के ऊपर बनी है उस ट्रस्ट में जो ट्रस्टी हैं उनमें उनका नाम भी है, हालांकि उसका कोई बेनिफिशरी नहीं है, उस माली यानी उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। अगर आप बेनिफिशरी हैं, अगर आपको कोई माली फ़वाइद पहुंच रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा ऐसी ट्रस्टी हैं जो कि ना तो अलकादिर ट्रस्ट की ज़मीन को बेच सकती हैं, ना उसकी फ़ीस से कोई उन्हें फ़ायदा हासिल हो सकता है। तो वो जस्ट एक आपका सिंबॉलिक सा डेजिग्नेशन है जो कि उन्हें मिला हुआ था, लेकिन बहरहाल आपको सबको मालूम है कि ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था और ये अभी तक भी चल रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि बुशरा बीबी साहिबा को भी जेल में रखकर इमरान खान साहब को तकलीफ़ पहुंचाई जाए। और इससे पहले तो खैर मकासद और भी थे, क्योंकि बहुत से लोग उस वक्त ही ये कह रहे थे कि बुशरा बीबी साहिबा पे जब केसेस बनेंगे, जब उन्हें लगेगा कि उन्हें सज़ा सुनाई जा रही है, वो जेल में भेज दिए जाएंगी, तो वो कोई डील करने पे मजबूर हो जाएंगी, वो शायद कोई वादा मुआफ़ गवाह बन जाएंगी। कुछ लोगों ने कहा कि वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कुछ नए केसेस जो हैं वो ऐसे दे देंगी, सबूत दे देंगी, गवाही दे देंगी कि इमरान खान के ख़िलाफ़ केस जो है वो बड़ा मजबूत हो जाएगा। और कुछ लोगों का ख्याल था कि वो कोई शायद डील मेकिंग में अहम किरदार अदा करें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये मानना पड़ेगा कि बुशरा बीबी साहिबा ने बहुत ही हिम्मत और दिलेरी के साथ, इस्तिकामत के साथ ना सिर्फ ये कि जेल काटी, बल्कि इंतहाई गलीज़ किस्म के केसेस का सामना भी किया, जिसमें उनकी बदतरीन किस्म की किरदार कुशी की गई। और ये किरदार कुशी का सिलसिला कोई अभी नया नहीं था।
बुशरा बीबी साहिबा की किरदार कुशी का सिलसिला उस वक्त से जारी है जब इवन इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उस वक्त भी उनके ऊपर बहुत ही अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, अजीब व गरीब कॉलम लिखे जाते थे कि वो जादू टूने करती हैं, और मुख्तलिफ टॉक शोज़ में आके भी इस तरह की बातें की जाती थीं और काफ़ी ज़्यादा उनको इस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया जाता था। उसके बाद भी जो सियासी मुदाखलत के हवाले से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगते रहे, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कह सकती। मुमकिन है कि उसमें कोई दुरुस्त बात भी हो, और ये भी मुमकिन है कि वो भी गलत इल्ज़ामात हों, कि वो कोई किसी भी तरह की किसी हवाले से इमरान खान साहब को कोई सजेशन देती हों कि जी इस बंदे को अपॉइंट कर लें या ना कर लें, तो वो मुमकिन है कि हो सकता हो और इमरान खान साहब उनसे कोई मशवरा कर लेते हों। लेकिन बहरहाल ये जो इद्दत केस था, ये तो सरासर एक गलाज़त पे मबनी केस था, सरासर एक ज़्यादती थी, और जिस अंदाज से इसकी सारी हियरिंग हुई वो बहुत ही शर्मनाक था। और उस वक्त भी हम हमेशा जब भी इसकी हियरिंग होती थी तो मैं ये सोचती थी कि बुशरा बीबी साहिबा इतने सारे मर्दों में खड़ी हुई अडयाला जेल के अंदर, और किस किस्म की ज़ाती नौयत पर मबनी उनके ऊपर गुफ्तगू होती होगी, तो किस तरह वो ये सब कुछ बर्दाश्त करती होंगी, और फिर उनके शौहर इमरान खान के लिए ये किस कदर अजियतनाक और तकलीफ़ दे होता होगा कि उनकी बीवी को इस तरीके से सरेआम डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन दोनों मियाँ बीवी ने कमाल हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह पर उनका ईमान था, और बुशरा बीबी साहिबा ने ना सिर्फ ये कि उसमें एक बिल्कुल बेगुनाह जेल भी काटी, बल्कि उसके बाद भी उनको मुख्तलिफ़ केसेस में हीले बहानों से पकड़ा रखा गया और उन्हें जेल के अंदर बंद रखा गया। पहले उन्हें अडयाला में शिफ्ट करने की बजाय बनीगाला में हाउस अरेस्ट किया गया, लेकिन फिर उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर कोर्ट से रुजू करके अपने आप को भी जेल में मुंतकिल करवाया, और कहा कि वो कोई ऐसी फेवर नहीं लेना चाहती जिसकी वजह से उन पर ये इल्ज़ाम लगे कि वो किसी डील के तहत अपने ही घर में अरेस्ट हैं। तो इस तरीके से उन्होंने बाकायदा केस लड़कर अपने आप को अडयाला जेल में शिफ्ट करवाया था, और फिर यहाँ पर उनकी जो है बाकी जो टाइम की जेल थी वो कटी। तो ये सारी सूरत हाल है। कोई बुशरा बीबी साहिबा से इख्तलाफ कर सकता है, उनसे बिल्कुल उसकी ज़रूरी नहीं कि वो उनकी हर राय से मुत्तफ़िक हो, लेकिन मेरा ख़्याल है ये बात तो उनके अब सियासी मुखालिफिन भी इमरान खान के मानने पर मजबूर हो गए हैं कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि बुशरा बीबी इस मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ यूँ चट्टान की तरह खड़ी रहेंगी, उनका हौसला बनाएंगी और बनेंगी, और ये नहीं कि वो उनकी कमज़ोरी बने, और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। तो ये इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने वफा की एक मिसाल कायम की है। बहरहाल बुशरा बीबी साहिबा का इम्तिहान वी होप कि यहाँ पे अब ख़त्म हो जाएगा, और अब मज़ीद किसी बोगस केस में उनकी गिरफ्तारी ना डाली जाए और उन्हें रिहाई भी मिल जाए। अब पीटीआई इस बात के ऊपर काफ़ी मुतमिन है, इमरान खान साहब के लिए भी आसूदगी का बायस होगा, क्योंकि वो इस बात को अक्सर दोहराते थे मुख्तलिफ कोर्ट रिपोर्टर्स के साथ गुफ्तगू में कि उनकी बीवी को भी जेल में रखा हुआ है, बार बार वो इस बात का जिक्र करते थे। तो बुशरा बीबी साहिबा से वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और उनके लिए ये तकलीफ़ की बात थी कि उनकी बीवी को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो उनकी बीवी हैं। तो अगर वो अपने घर में आज़ाद चली जाती हैं तो उस सूरत में इमरान खान साहब को काफ़ी हद तक मेंटली इस बात का एक सुकून आ जाएगा कि कम से कम वो एक अच्छे हाल में हैं अब। लेकिन अभी इम्तिहान और भी हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। आज पीटीआई इसके ऊपर ज़रूर एक प्लान कर रही है कि कोई शानदार सा इस्तकबाल हो और बड़ी तादाद में लोग जाएं बुशरा बीबी साहिबा को रिसीव करने के लिए। इसलिए एक तो वो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, और फिर जिस अंदाज से उन्होंने उनका साथ दिया है उनको खराज तहसीन भी पेश किया जाए। तो लेट्स सी जी उनका क्या इस्तकबाल होता है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से मफादात की खातिर तो बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो जेलों में भी पहुंचती हैं, पेशियों पर भी पहुंचती हैं, लेकिन आज देखना होगा कि बुशरा बीबी साहिबा को कैसा रिसीव करती है, और अगर वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस सिलसिले में क्या हुकूमत इतना उन्हें अलाउ भी करती है नहीं, क्योंकि इस बात का भी कभी इम्कान है कि अगर ये लोग कोई बड़ा रिसेप्शन प्लान करें तो हुकूमत की तरफ से भी कोई ना कोई रुकावट डाली जाए। तो बहरहाल ये एक जो है सारी रही है मामला सूरत हाल। अब देखते हैं कि क्या उनकी रिहाई कैसे मुमकिन हो पाती है। बहरहाल एक चीज़ जो इससे आगे बढ़कर है वो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री, और इसके हवाले से जस्टिस याया अफरीदी साहब को जो नामज़द किया गया था उनका आज सुबह सवेरे 5 बजे नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी हो चुका है। सदर साहब ने उनकी मंजूरी दी और उसके बाद एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस सारे अमल के बाद अब इस बात का इम्कान बहुत कम नज़र आ रहा है कि जस्टिस याया अफरीदी कोई इनकार करने वाले हैं चीफ जस्टिस बनने के लिए। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि वो इस ओहदे को, इस ऑफ़र को कबूल कर रहे हैं, और जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे, अपना हलफ उठा लेंगे। एक तो ये बात बड़ी वाज़े हो रही है, और ये मुख्तलिफ जो रिपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से कंफर्मेशन भी आ रही है। लेकिन जो एक चीज़ और है वो ये है
کہ دوسری طرف آج وکلا تنظیموں کی طرف سے خاص طور پر اس میں جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں اور جو حامد خان صاحب ہیں ادھر لاہور ہائی کورٹ بار کی طرف سے، انہوں نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. وہ یہ ریکویسٹ کر رہے تھے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی یہ عہدہ قبول نہ کریں اور اس بات کے اوپر ڈٹ جائیں کہ وہ یہ عہدہ اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا حق ہے اور وہ ان سے سینئر جج ہیں تو انہی کو اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے. اب یہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ تو ہے، لیکن بظاہر جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں اس کے تحت تو نظر نہیں آ رہا ایسا کہ وہ عہدہ قبول نہیں کر رہے. بہت سے لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام اسی وقت تجویز کیا گیا تھا جب پہلے ان سے اس بارے میں ایک کانسنٹ لے لیا گیا تھا کہ آپ پھر یہ عہدہ قبول کر لیجئے گا، اور ان کی طرف سے آمادگی ظاہر کرنے کے بعد ہی یہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے. تو یہ بالکل اس بات کا امکان بھی خارج از امکان نہیں ہے. دوسری طرف اب جسٹس منصور اور جسٹس منیب کیا سوچ رہے ہیں یہ انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جو خاص طور پر جسٹس منصور اور جسٹس منیب کے مخالف لوگ ہیں، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں باقی بھی جو 8 ججز ہیں ان کے بھی مخالف لوگ ہیں، وہ صبح سے بڑا پرووک کر رہے تھے کہ جی اب تو چاہیے ان کو بس استعفے دے دیں، بس جی کیا فائدہ، اگر وہ اتنے اصول پسند ہیں تو اصول کے اوپر استعفیٰ دے دیں. تو باقاعدہ جیسے آپ وہ پنجابی میں کہتے ہوتے نا بڑا چڑھا رہا ہے اس کو کہ چل اب اس کو جان بوجھ کے پرووک کر کے کوئی آپ غلطی کروا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اس طریقے کی ایک فضا جو ہے وہ بنائی جا رہی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ جی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی 2-3 استعفے آ جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق کوئی استعفیٰ بھی نہیں آ رہا. اور اگر ہم سپریم کورٹ کے ماحول کی بات کریں تو بہت دلچسپ ماحول ہے وہاں پر، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں انہوں نے آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی چیمبر میں ملاقاتیں کی ہیں. 2 ملاقاتیں ان کی ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ہو چکی ہیں جس میں مختلف امور پر بات چیت ہوئی ہے، جبکہ ادھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اگر گفتگو کی بات کی جائے تو وہ تو ایسا ہے مطلب فل چل ماحول میں ہیں. کوئی ان کے چہرے پہ ناپسندیدگی یا کوئی ٹینشن یا کسی قسم کی برہمی یا مایوسی کا کوئی اظہار نہیں ہے. رات گئے بھی ان کے بارے میں یہ خبریں مختلف اینکر جو بڑے سینئر ہیں ان کی طرف سے چلائی گئیں کہ جی وہ تو بڑا پرسکون سونے جا رہے ہیں، تو انہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ آپ نے مجھے نہیں چیف جسٹس نامزد کیا تو کوئی بڑے مسئلے کی بات ہے. تو آج بھی صبح یہی پتہ چلا ہے کہ وہ بالکل ایز پر روٹین آئے ہیں کورٹ نمبر 1 میں، چونکہ آج کل وہ مقدمات کی سماعت کریں جو عام طور پر چیف جسٹس کا ویسے ہوا کرتا ہے. تو وہ اسی میں بیٹھے بھی، وہیں جا کے انہوں نے اپنی جو روٹین کی ہیئرنگز تھیں وہ سنی بھی، سٹارٹ بھی کی، اور وہ مسکراتے بھی رہے اور بڑے فریش انداز میں وہ تمام یہ مقدمات کی سماعت کر رہے تھے. لیکن جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ یہ کہ کل بھی اور آج بھی ان کے سامنے 2-3 ایسے مقدمات آئے ہیں جس میں کوئی آئینی حوالہ بھی تھا، تو اس کے اوپر وہ بڑا مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے کہنے لگے کہ جی اب یہ تو معاملہ بھائی آئینی بینچ پہ جائے گا، اب تو ہر معاملے کے اوپر یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ ہم سن سکتے ہیں کہ نہیں. اور آج بھی انہوں نے بڑا لطف لیتے ہوئے اسی طرح کے الفاظ دہرائے اور کہا کہ اب تو بھائی ایک اعلیٰ بینچ بنے گا. جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے بھی کہا کہ ہاں جی ایک بہت اہم آئینی بینچ بنے گا، اب تو وہی ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ مقدمہ وہ سنیں گے یا کیا ہوگا اس مقدمے کا فیصلہ. تو یہ ایک ویسے بڑا لوپ ہول ہے اس آئینی ترمیم میں کہ آپ نے آئینی بینچ کو ایک الگ بینچ بنانے کا سوچ تو لیا، لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جو نارملی دیوانی یا فوجداری سول مقدمات ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی کہیں کسی حوالے سے کوئی شک آئین کی بھی آ جاتی ہے، تو پھر کیا آدھا کیس کوئی اور بینچ اور آدھا کیس کوئی اور بینچ سنے گا، تو یہ ایک بڑا عجیب سا کنفیوژن ہے. تو میرا خیال ہے اس میں اور کلیئرٹی یوں لائی جا سکتی تھی کہ حکومت ترمیم میں ایک لائن یہ شامل کر لیتی کہ جو حکومت سے متعلق ہوں گے جتنے بھی کیسز وہ سیاسی مقدمات جو ہیں وہ آئینی بینچ سنے گا، اور باقی آئین کے جس مرضی آرٹیکل کے اوپر کہیں پہ عام کسی شہری کا کوئی معاملہ ہو تو اس میں کوئی ٹینشن نہیں، وہ جو مرضی سن لے. تو میرا خیال ہے بس یہ ایک ترمیم کرنا وہ بھول گئے کہ انہیں مسئلہ کسی اور آئین کے کسی حوالے سے نہیں ہے، انہیں مسئلہ صرف اس بات سے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ یا منیب اختر یا ترمین اللہ یہ لوگ حکومت سے متعلق کسی مقدمے کی سماعت نہ کریں. بس اتنی سی یہ کہانی تھی آئینی ترمیم کی پوری کی پوری. باقی اس کے ارد گرد جتنا مرضی آپ جال بن لیں، اصل اس میں جو 1 لائنر تھا وہ یہ تھا، اور اس میں ایک مقصد ان کا نظر آتا تھا کہ شاید ہم جسٹس یحییٰ آفریدی کو اگر چیف جسٹس بنا دیں گے تو جسٹس منیب اور جسٹس منصور سے خود بخود جان چھوٹ جائے گی، وہ چلے جائیں گے. لیکن اب ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو وہ ریزائن کریں گے
बल्कि शायद इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए ही कोई रेजिस्टेंस प्लान की जाए। जस्टिस याया अफरीदी यूँ भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के दोस्त भी हैं, इकट्ठे इन्होंने एक लॉ फर्म भी बना रखी थी, अता मिनल्ला भी इनके साथ हैं इस मामले पर, और जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनको बड़ा ट्रस्ट भी करते हैं। अब इस मामले पर यूँ कहा जा सकता है कि 26 अक्टूबर को जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ तो उठा लेंगे, लेकिन उसके बाद उनका जो अगला कदम होगा वो सब कुछ डिसाइड करेगा कि वो हुकूमत की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक चीफ जस्टिस बनकर उसी तरह सुप्रीम कोर्ट चलाना चाहेंगे, या फिर वो बेसिकली इस जो ट्रैप हुकूमत ने बिछाया था उस ट्रैप को हुकूमत के लिए ही गले का फंदा बना देंगे। ये आपको उस दिन पता चल जाएगा। अगले जैसे ही वो उठाएंगे अपना हलफ, उसके एक आध हफ्ते के अंदर ही उनके जो इक़दामात होंगे वो आपको ये इंडिकेट कर देंगे। बहुत से लोग इस बात का इंतज़ार जाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है कि वो जैसे ही चीफ जस्टिस बने वो एक फुल कोर्ट बुलाएं और उस फुल कोर्ट के ऊपर ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हो या फिर ये आईनी तरमीम हो, इस तरह के जो मामलात हैं वो फुल कोर्ट में वो रख दें और कहें कि जी पहले इन चीज़ों के ऊपर सारी हो जाए, जो एक तशरीह होनी है, जो भी इसका फ़ैसला होना है, उसके बाद जो है वो आगे चला जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुलेंगी कि वो आप किस तरह से बिहेव करेंगे। अभी फौरी तौर पर कुछ भी ये सोचना कि आनन फानन कुछ होने जा रहा है, ये शायद थोड़ा कबलस वक्त होगा। लेकिन बहुत से लोग स्टिल इस बात पे होपफुल हैं कि जजेस रिएक्ट करेंगे, लेकिन अपने अंदाज से रिएक्ट करेंगे। वो एकदम हल्ला लाला नहीं मचाएंगे, बल्कि अपने अंदाज से बड़ा टैक्टफुली, बड़ा वाइजली इस सारे मामले को डील करेंगे। तो अब काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं वो आने वाले दिनों में हमें नज़र आएंगी। लेट्स सी, इसमें हम आपको ज़ाहिर अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।